हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन बड़ोला इकोनॉमिक एंड रिसर्च ज्योग्राफी की इस पेपर में अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण एवं स्थानिक संगठन विषय पर जानने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए यह जानना भी आवश्यक है कि मानवीय अर्थव्यवस्थाएं जहां पर विकसित, अविकसित एवं विकासशील भिन्न भिन्न अवस्थाओं के आधार पर भी विभाजित की जा सकती है, वहीं पर अर्थव्यवस्था के विकास क्रम को जानने के लिए यह भी आवश्यक है कि जो मानवीय व्यवसाय है उन मानवीय व्यवसायों की स्थिति उस अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की है। इन व्यवसायों की प्राथमिकता को भी अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण में काम में लिया जा सकता है। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी हमने देखा था कि जीविकोपार्जन तथा जीवन यापन के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, उद्यमों, ऑक्यूपेशंस जो करता है, जिन्हें पेशा कहा जाता है, इनको 5 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसा कि हम इस स्लाइड पे देख रहे हैं, जिसको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र भी कहा जाता है, और ये व्यवसायों को विभाजित करने का एक तरीका है। मनुष्य द्वारा जो भी संपादित क्रियाएं हैं, जो आर्थिक लाभ के लिए करता है, जीविकोपार्जन के लिए करता है, वे सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के तल पर संसाधन, जनसंख्या, तकनीक की उपलब्धि की विविधता के कारण एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विविधताओं का जन्म होता है, और इस प्रकार से विश्व में विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिक लैंडस्केप, आर्थिक भूदृश्य देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक भूगोल में हम जैसा कि जानते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में हम इन स्थल रूपों की विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैंडस्केप, फिजिकल लैंडस्केप। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम इकोनॉमिक लैंडस्केप के एरियल डिफरेंशिएशन का अध्ययन करते हैं। अब इन इकोनॉमिक लैंडस्केप को निर्धारित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ मनुष्य की स्वयं की तकनीकी उपलब्धता, उनकी चयन क्षमता और जनसंख्या का तकनीकी स्तर महत्वपूर्ण होता है। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी भूभाग में ये सभी अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र अर्थात आर्थिक क्रियाओं को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मानव के द्वारा उत्पादन संबंधी इन आर्थिक क्रियाओं को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 5 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, या इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि ऑक्यूपेशंस आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। हम सभी पिछली कक्षा में पढ़ते आए हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये हम सभी जानते हैं। प्राचीनतम अवस्था में अर्थव्यवस्था की पाषाण युगीन अवस्था में, जहाँ पर उन्नति, कृषि का उन्नति हुई और मनुष्य अपने औजार बनाने लगा, तब तक भी मनुष्य का प्रत्यक्ष रूप से भूमि से संबंध बना हुआ था। प्राथमिक क्रियाएं मूल रूप से वे होती हैं जिनके उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़ाव होता है। मूल रूप से पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन यहीं से प्रारंभ होता है, और आगे के उत्पादन चक्र इसी से जुड़े हुए होते हैं। और प्रकृति और भूमि से प्राप्त होने के कारण इन प्राथमिक व्यवसायों में मुख्य रूप से शिकार करना, मछली पकड़ना, वनीय क्षेत्रों में एकत्रीकरण, वन वस्तुओं का एकत्रीकरण, पशुचारण, आदिम कृषि, खनन कार्य, इसके अतिरिक्त और भी
प्रकृति से सीधे प्राप्त करने वाले समस्त कार्य इसके अंतर्गत संपन्न होते हैं। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि वर्तमान में विकासशील देशों में श्रम शक्ति का अधिकांश हिस्सा या बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्रियाओं में लगा हुआ है और अविकसित देशों का 90% से अबव हिस्सा प्राथमिक क्रियाओं में लगा हुआ होता है। नेपाल, रवांडा, नाइजर, इन सब की 20% श्रम शक्ति प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है, जबकि विकसित देशों में यह अनुपात बिल्कुल विपरीत होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3%, कनाडा में 5% श्रम शक्ति इन प्राथमिक क्रियाओं में लगी रहती है। इन प्राथमिक क्रियाओं में आउटडोर नेचर यानी बाह्य प्रकृति के साथ कार्य करने के कारण इन्हें रेड कॉलर वर्कर भी कहा जाता है। रेड कॉलर वर्कर भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधनों में जलवायु, भूमि की बनावट, मिट्टी, वनस्पति, इन सब के सहयोग से भोजन का एकत्रीकरण, पशुचारण, आदिमकालीन कृषि, पूर्व प्रिमिटिव एग्रीकल्चर जिसको कहा जाता है, अर्धविकसित औजारों के साथ, कुदाली के साथ मानव श्रम पर आधारित कृषि को आदिमकालीन कृषि कहा जाता है। ऐसी कृषि में मोटे अनाज, फल, सब्जियां उत्पादित की जाती है और अधिकांश दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके साथ ही इसमें जुड़ा हुआ है महत्वपूर्ण खनन कार्य और खनन व्यवसाय, जिसमें तेल, धातु, खनिजों को निकालना और पुनः फिर द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के व्यवसायों में इनका उपयोग किया जाता है। मछली पालन, प्राचीन निर्वाहक कृषि जिसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, द्वितीयक क्रियाएं जिन्हें ब्लू कॉलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। ब्लू कॉलर द्वितीयक क्रियाएं, वे द्वितीयक क्रियाएं प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त वस्तुओं की सहायता से उनका उपयोग करके नवीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक उत्पादन कहते हैं। इन क्रियाओं में प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त पदार्थों को मूलतः अधिक उपयोगी एवं मूल्यवान बनाया जाता है, जैसे कि तांबा गलाना, इस्पात का निर्माण, अगर कपास की खेती होती है तो कपास से वस्त्रों का निर्माण, गृह निर्माण, सड़क निर्माण, आर्थिक क्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है और इसे ब्लू कॉलर श्रम शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि हम और इसको स्पष्ट करें तो समस्त निर्माण उद्योगों, विकसित खनन जिनमें कि प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है, द्वितीयक व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है। पूंजी और बाजार संबंधी विनिर्माण उद्योग भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्राथमिक उत्पाद से प्राप्त रॉ मटेरियल के द्वारा शारीरिक और यांत्रिक शक्ति से उन्हें इच्छित रूप, आकार और विशेष गुणों में परिवर्तन करना, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना भी इसी में शामिल है। वहीं पर बड़े बड़े रेलवे इंजन बनाना और बड़ी मशीनरी बनाना भी इसमें सम्मिलित है। विनिर्माण उद्योगों में कुटीर उद्योग भी, कुटीर, लघु और वृहद पैमाने के उद्योग भी इसी में कार्य करते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इन आर्थिक क्रियाओं में विकसित देशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूरोप, कोरिया की आधी से अधिक जनसंख्या संलग्न है, जबकि विकासशील देशों की जनसंख्या का भी इसमें बड़ा भाग लगा हुआ है, परंतु अविकसित देशों में यहाँ पर जनसंख्या का अनुपात 8 से 10% ही हो पाता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर को यदि लिया जाए तो जिसे मॉडर्न एग्रीकल्चर, उन्नत या आधुनिक कृषि के रूप में जाना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मॉडर्न एग्रीकल्चर,
रिसोर्स प्रोसेसिंग यूनिट एंड कंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ मॉडर्न एग्रीकल्चर या उन्नत आधुनिक कृषि से तात्पर्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु यंत्रों, उन्नत बीजों, रासायनिक खादों इत्यादि का उपयोग करना, और इस कृषि में जीवन निर्वाह कृषि से बढ़कर के इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक होता है, यानी व्यवसाय हेतु कृषि का किया जाना। उन्नत या आधुनिक कृषि अर्थात रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, भूमध्य सागरीय कृषि, अन्न उत्पादन कृषि, इस प्रकार की कृषि से विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्थिक क्रियाओं में तृतीयक क्रियाएं, टर्शरी एक्टिविटीज़ जिसे कहा जाता है। टर्शरी एक्टिविटीज़ जो कि सांस्कृतिक वातावरण को निश्चित करता है, जिसको कहा जाता है कल्चरल एनवायरनमेंट। ये आर्थिक क्रियाएं उच्च श्रेणी की होती हैं। इन आर्थिक क्रियाओं के संसाधन में प्राथमिक एवं द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के आधार की आवश्यकता होती है, अर्थात प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादन से प्राप्त वस्तुओं को उपभोक्ताओं, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं तक पहुंचाना इसमें महत्वपूर्ण होता है। और इसके अंतर्गत परिवहन, संचार, कम्युनिकेशन, वितरण, एक्सचेंज एवं विनिमय, डिस्ट्रीब्यूशन, संस्थाओं एवं लोगों की सेवाओं को भी इसी में सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे कि व्यापारिक, सरकारी, गैर सरकारी कर्मचारी, दलाल और मार्केट जैसी जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सब इसमें सम्मिलित होती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें मनोरंजक क्रियाएं भी सम्मिलित की जाती है। अतः स्पष्ट है, परिवहन, संचार के साधन, व्यापार, चिकित्सा इत्यादि सेवाएं जो कि सांस्कृतिक स्तर और कुछ हद तक वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्तर पर भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। यहाँ सेवाओं से संदर्भ हम ले सकते हैं सर्विसेज से, कि ये सेवाएं बैंक की, बीमा कर्मचारियों की, उच्च कोटि की आर्थिक क्रियाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं, जिन सर्विसेज को पिंक कॉलर वर्कर्स भी कहा जाता है। अभी तक जैसा कि हम समझ पाए हैं, प्राथमिक क्रियाओं में रेड कॉलर, सेकेंडरी क्रियाओं में ब्लू कॉलर एवं तृतीयक क्रियाओं को, तृतीयक व्यवसाय में कार्य करने वाले श्रमिकों को पिंक कॉलर व्यवसाय कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि इनका उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। ये उत्पादित वस्तुओं को परिवहन, संचार, वितरण, विनिमय में कार्य करने का कार्य करते हैं। सामान्यतः आर्थिक क्रियाओं को 3 खंडों में ही प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं में ही विभाजित किया जाता है, परंतु वर्तमान समय में जितनी उच्च तकनीकी सुविधाओं का विकास हो रहा है, सूचना, जन विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी एवं शोध कार्य जैसे कार्यों को विकसित होने से इन्हें चतुर्थक व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है। और अति विकसित देशों में ही जनसंख्या का भाग इसमें सम्मिलित होता है। इनमें रिसर्च, प्रबंधन महत्वपूर्ण है और इन क्रियाओं को वाइट कॉलर वर्कर फोर्स या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने के कारण, ऑफिसेज में कार्य करने के कारण इन्हें वाइट कॉलर कहा जाता है। जीन गहामेन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को, इनडायरेक्ट सर्विसेज को चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में कहा है। इसके अंतर्गत प्रशासन, हेल्थ, चिकित्सा, शिक्षण, अनुसंधान इत्यादि क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है और इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं का जो चक्र है वो सुचारू रूप से क्रियाशील है। और आर्थिक व्यवस्था के कार्यात्मक वर्गीकरण से स्पष्ट है
फंक्शनल क्लासिफिकेशन में कि ये आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था के अति विकसित स्तर पर ही पाई जाती हैं। विकासशील देशों में इसका स्तर कुछ कम रहता है। यहाँ पर ही कुछ विद्वानों ने इन क्रियाओं को पंचमक व्यवसाय या क्विनरी एक्टिविटीज़ में भी विभाजित किया है। पंचमक वो क्रियाएं हैं आर्थिक क्रियाकलापों का अति विशिष्ट वर्ग, जिसमें सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक, प्रशासक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, वित्तीय एवं कानूनी सलाहकार जैसे लोग शामिल होते हैं, जिन्हें कि गोल्ड वर्कर्स कहा जाता है, गोल्ड कॉलर वर्कर्स। क्यों? क्योंकि ये अपने कार्यालयों में, अपने ऑफिसेज में बैठ करके अपने इस सब डिसीजन मेकिंग के कार्यों को करते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है वैसे वैसे जनसंख्या का अनुपात तृतीयक से चतुर्थक और पंचम व्यवसायों में बढ़ता जाता है, और जितनी अर्थव्यवस्था अविकसित होगी उतना ही आप देख रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या अधिक होगी, जैसा कि अविकसित देशों में पाया जाता है। और मानवीय क्रियाकलापों का यह वर्गीकरण अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण को समझने के लिए किया गया है, और इससे यह स्पष्ट भी है कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्लेरिफाइज दैट इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लिविंग एक्टिविटीज़, ये सभी विश्व के धरातल पर सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज़ को अध्ययन करने के लिए की गई हैं। इनका उद्देश्य हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता और विषमता का करना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि मनुष्य अपने लाभ के लिए कौन कौन से संसाधनों का उपयोग करता है और उनके स्तर पर कार्य करता है। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्रीय इकाई में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न पक्षों के पारस्परिक अंतर संबंधों से उत्पन्न भूदृश्य का विश्लेषण एवं व्याख्या करना है। मनुष्य के इन सभी कार्यकलापों के विभाजन से इन सभी पांचों को जोड़ने वाली जो महत्वपूर्ण कड़ी है वह परिवहन एवं संचार के साधन है, जो कि इन पांचों ही व्यावसायिक क्रियाकलापों को संयोजित एवं जोड़ने का कार्य करती है। क्योंकि यदि ये नहीं हो तो ये सभी क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। धन्यवाद।